हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश सर उड़ान इंस्टीट्यूट से। वेलकम टू माय करंट अफेयर सीरीज। आज है 2 जुलाई में हम क्या करेंगे, 30 जून से लेकर के 2 जुलाई तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के तहत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत सिंह कौर ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका जो आंसर है फर्स्ट नंबर हो जाएगा, हरसिमरत कौर जी ने अभी क्या किया है, ये सपनों की उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया है? तो इसका जो आंसर है आपका उत्तराखंड राज्य होगा। उत्तराखंड राज्य में लाइकेन पार्क तैयार किया गया है। उत्तराखंड की लोकेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो देख पा रहे हैं हम लोग, ये उत्तराखंड राज्य है। इस उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून। इस यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र सिंह है और यहाँ की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में किस राज्य, यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, देश में पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है आपका ये दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। अभी जो वर्तमान समय में विश्व लेवल पे जो कोरोना महामारी चल रही है तो उसमें ये प्लाज्मा के माध्यम से इलाज थोड़ा संभव दिख पाया है। उसमें क्या है कि प्लाज्मा उन लोगों से लिया जाएगा जो कभी कोरोना पेशेंट थे, अब वो लोग ठीक हो गए तो वो लोग इसमें डोनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लाज्मा बैंक बनाया गया, सबसे पहले भारत में दिल्ली में बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल के किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये मैप में आप लोग मध्य प्रदेश देख पा रहे हैं। इस मध्य प्रदेश, अभी जो आनंदीबेन पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इसके शासन को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का। तो अब देख लेते हैं ऐसा क्या होता है। तो जैसे हम लोग राज्यपाल की जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो राज्यपाल होता है, पहले क्या होता था, जब 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था तो ये नियम था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, ठीक है, ये नियम हुआ करता था। लेकिन इसमें एक 7वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया। इसको आप लोग कैसे भी करके याद रखेंगे, कितने नंबर का, 1 से 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ। ये जो 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ है आपका, संविधान संशोधन 7वें नंबर का ये संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, 1956 में। इस संशोधन के माध्यम से यह निश्चित किया गया कि अब क्या हो सकता है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का अतिरिक्त कार्यभार देख सकता है। तब से लेकर के बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है कि जो एक राज्य का राज्यपाल होता है उसी राज्यपाल को दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी पेपर में ऐसे आता है, क्या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो आंसर हो जाएगा बन सकता है। और फिर क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ बनाते हैं कभी कभी तो ये पूछ देते कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये कहा गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ये कहा गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में आयुष्मान आरोग्य के तहत अब तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं? कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा 12.15 करोड़ हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 12.15 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभी हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो आंसर है सऊदी अरब। इसका ये आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। अब सऊदी अरब की अगर लोकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सऊदी अरब की लोकेशन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये पूरा वर्ल्ड का मैप देख पा रहे हैं आप लोग। इस पूरे वर्ल्ड के मैप में जहाँ कहीं भी आप लोगों को नीला कलर दिख रहा है वो आपका जल है, और जहाँ इसके अलावा अन्य कोई कलर आप लोग देख पा रहे हैं वो आपका थल है। जो इसमें व्हाइट कलर से दिखाया गया वो आपका थल है। अब देखो इसमें थल में से अगर हम लोग बात करेंगे, इस थल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया। उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप होता है आपका एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है आपका अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां इसमें अंटार्कटिका, इसमें शो नहीं हो रहा है। अगर हम दुनिया के साउथ पोल की तरफ जाएंगे विश्व में वर्ल्ड लेवल पर, तो यहाँ पर ये जहाँ पर मैं कवर कर दे रहा हूँ यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर एक अंटार्कटिका महाद्वीप होता है, क्या नाम है उसका, अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका नाम का एक महाद्वीप यहाँ पर पड़ता है। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये आकार में 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, लेकिन ये संयोग है यहाँ का कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के लिए अनुकूल नहीं है। बस यहाँ पर सिर्फ रिसर्च किया जाता है। जैसे भारत ने मैत्री गंगोत्री भारती नाम की प्रयोगशाला यहाँ पर डेवलप की, ऐसे और भी कई देशों ने क्या किया, यहाँ पर प्रयोगशालाएँ डेवलप की हैं। इसीलिए इसको क्या होता है, इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये आकार में 5th नंबर का होता है। इसके बाद में 6 नंबर का जो महाद्वीप होता है वो यूरोप महाद्वीप होता है, और सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। उसमें से आपका ये एशिया महाद्वीप है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। इस एशिया महाद्वीप में 48 देश होते हैं। उस 48 देशों में से अगर हम लोग बात करें तो जो एक देश इसमें पाया था सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में यहाँ पर सऊदी अरब देश पाया जाएगा। इस सऊदी अरब में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक हुई है। वर्चुअल के बारे में ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे एक अभी सेमिनार हुआ करते थे, सेमिनार में हॉल होता था, उसमें लोग एकत्रित होते थे, लेकिन क्या होगा कि ये जो वेबिनार चला, वेबिनार में क्या होगा, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग जुड़ते हैं। वर्चुअल, उसी को हम लोग, ऐसी बैठक को हम लोग वर्चुअल बैठक भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, G20 की अगर बात करें, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। G20 में क्या होता है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने देश होते हैं। ध्यान रखना, हम लोग के दिमाग में सेट होता है कि G7 7 देश होंगे, G8 8 देश होंगे, G5 5 देश होंगे, G20 में 20 देश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना है, इसमें 19 देश क्या होगा, इसमें 19 देश प्लस EU को मिला करके आपको बनता है। EU का मतलब यूरोपियन यूनियन। तो 19 देश प्लस एक संघ मतलब यूरोपियन यूनियन का संगठन है। ये यूरोपियन यूनियन क्या है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। इस यूरोप कॉन्टिनेंट के देशों ने मिलकर के EU का निर्माण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी हाल ही में टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो इसका जो आंसर है आपका बंगलुरु हो जाएगा। अब ये बंगलुरु की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका आंसर C नंबर होगा। ये भारत का मैप देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये कर्नाटक राज्य है। इस कर्नाटक राज्य की राजधानी ये बंगलुरु है। इसका नाम बेंगलोर हुआ करता था, बेंगलोर से परिवर्तित करके इसको बंगलुरु कर दिया गया। इसे बेंगलोर का मंगलुरु कर दिया गया है, ऐसे बंगलोर का बंगलुरु कर दिया गया। ये इसकी राजधानी है। अब इसमें पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो देखो, ध्यान रखेंगे पारिस्थितिकी शब्द जो दिया है इसमें इकोलॉजी शब्द इसमें दिया है। तो एक होता है पारिस्थितिकी, एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ध्यान रखना, एक पारिस्थितिकी के अंतर्गत बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। जो हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं तो एक तरीके से हम लोग एक पारिस्थितिकी के अंतर्गत रह रहे हैं। एक पारिस्थितिकी के अंतर्गत बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी को हम लोग बोलते हैं, अगर कोई पूछेगा कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है तो आप उसको इकोलॉजी बताएंगे। क्या बताएंगे, बताइए, इसको आप इकोलॉजी बताएंगे। और अगर आएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है तो इसको आप लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, या क्या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। तो इकोलॉजी के अगर जनक आ जाएंगे तो आप आंसर क्या लाएंगे, अर्नेस्ट हेकल लगाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इकोलॉजी शब्द के जनक कौन हो जाएंगे, बताओ, अर्नेस्ट हेकल। इनका हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिए इसको। और आएगा अगर इकोसिस्टम के जनक कौन हो जाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा A.G. टेंसले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बताइए, A.G. टेंसले इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। तो दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलौर। बंगलौर कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक की। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो इसका जो आंसर है आपका नितिन मेनन है। B नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। अगर इसकी अब ICC जो वर्ड दिया है इंटरनेशनल, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से इसको जानेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेड क्वार्टर है दुबई में इसका हेड क्वार्टर है, ध्यान रखेंगे इसको, ICC का।
और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके जो चेयरमैन है शशांक मनोहर है। इनके जो चेयरमैन है इस समय वर्तमान समय में हो जाएंगे आपके शशांक मनोहर हो जाएंगे। शशांक मनोहर, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये अपना इसका जो आंसर है अपना पहला भारत देश। इसमें देख पा रहे हैं टिड्डियों का मैंने पिक लगा रखा है यहाँ पर। ये जो टिड्डियाँ होती हैं उसे तो कहा जाता है कि दुनिया में जितनी सारी जीव हैं वो जो हमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से ह्यूमन बीइंग के लिए या हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे पारिस्थितिकी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं। लेकिन किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो कभी कभी उसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो ऐसा ही कुछ होता है टिड्डियों के साथ में। होता है कि जो टिड्डियाँ होती हैं, टिड्डी एक उष्णकटिबंधीय कीड़ा होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा आता है कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम जो होते हैं उसमें आते हैं कभी कभी क्वेश्चन कि ये टिड्डी जो होता है किस प्रकार का कीड़ा होता है। तो उसका आंसर लगाया था कि उष्णकटिबंधीय कीड़ा होता है। अब उष्णकटिबंधीय कीड़े की अगर हम लोग बात करें का मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा समझेंगे। उष्णकटिबंधीय कीड़ा होता है, उष्णकटिबंधीय। अब देखो उष्णकटिबंधीय कीड़ा होता है ये। अब बात आती है उष्णकटिबंध होता क्या है। तो जैसे कि उष्णकटिबंध एक क्षेत्र होता है, जैसे कि ये इधर हम पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग मैप ड्रॉ करें तो जो सबसे इसके बीचों बीच से जो रेखा निकलती है वो आपकी 0 डिग्री होती है। इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और इस 0 डिग्री के उत्तर में अगर हम 23.5 जाएंगे, 23.5 डिग्री अगर उत्तर की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो ये आपकी कर्क रेखा होती है। और इसी से अगर हम लोग 23.5 डिग्री अगर नीचे की ओर जाएंगे यहाँ पर हम लोग तो ये आपकी मकर रेखा होती है। तो ये मकर रेखा, तो जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का एरिया होता है ये भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है। तो इतने एरिया में सिर्फ यहाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ सर्दी नहीं होती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें हम लोग। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण का जो बीच का एरिया होता है उसको हम लोग उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में टिड्डियों का ये झुंड पाया जाता है। और ये जो टिड्डियाँ होती हैं इसका जो होता है, जिस साल ज़्यादा टिड्डियाँ निकलेंगी तो ये माना जाता है ये अच्छी बारिश का संकेत भी मानी जाती है। भारत में टिड्डियाँ 4 प्रकार की पाई जाती हैं। एक प्रकार की जो टिड्डियाँ होती हैं रेगिस्तानी टिड्डियाँ होती हैं। दूसरे प्रकार की जो टिड्डियाँ होंगी वो प्रवासी टिड्डियाँ होती हैं। चौथे प्रकार की टिड्डियाँ बॉम्बे टिड्डियाँ होती हैं। और तीसरे प्रकार की चौथे प्रकार की टिड्डियाँ होंगी ट्री टिड्डियाँ होती हैं। तो अब इसमें से जो इस समय इनका प्रकोप चल रहा है अपने भारत के पश्चिमोत्तर में, तो वो जो टिड्डियाँ हैं वो रेगिस्तानी टिड्डियाँ हैं। कैसी? रेगिस्तानी टिड्डियाँ हैं। रेगिस्तानी जो टिड्डी होती है इसकी खासियत होती है कि वो एक दिन में 150 किलोमीटर उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जा सकती है। और लगभग वही है, अगर 1 वर्ग किलोमीटर में कहीं टिड्डियाँ पाई जाती हैं तो 40 से 80 मिलियन इनकी संख्या हो सकती है। 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग इनकी जो संख्या अगर आपको मिल जाए कहीं पर 1 वर्ग किलोमीटर, तो अगर 1 वर्ग किलोमीटर में कहीं टिड्डियाँ उड़ रही हैं तो लगभग वही 40 से 80 मिलियन इनकी संख्या हो सकती है। ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में जब इनका टिड्डियों को भारत में अटैक हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, नियंत्रित का मतलब टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला देश मतलब हाल ही में कौन देश बना? ड्रोन के माध्यम से। तो ड्रोन से हम लोग निगरानी रखते थे, उनसे छिड़काव किया गया और हम लोगों ने इससे हम लोग बचाव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के सैजला को सम्मानित किया है? के सैजला को सम्मानित किया। तो इसका जो आंसर है आपका केरल राज्य है। केरल राज्य की है, इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम है आपका के सैजला। ओके, अब देख लेते हैं इसमें के सैजला के बारे में। तो केरल राज्य की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अपना ये भारत देश होगा, तो इधर अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर केरल राज्य पड़ता है। इस केरल राज्य की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन है और यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के
राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते। अभी हाल ही में रूस ने संवैधानिक सुधारों के पर मतदान शुरू कर दिया है, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कार्यकाल में डेडेस तक सेवा करने की अनुमति दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 2036 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब रूस की अगर हम लोग बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये पूरा विश्व, इस पूरे विश्व में ये आपका, जहाँ से मैं कवर कर दे रहा हूँ, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ से लेकर के इतना ये पूरा एशिया महाद्वीप, और ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई देश जो एशिया में आएगा वो एशियाई देश होगा, जो यूरोप में आएगा वो यूरोपीय देश होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई देश जिसका कुछ हिस्सा आपका एशिया में आता है, कुछ हिस्सा आपका यूरोप में आता है, वो आपका यूरेशियाई देश कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो रूस देश पड़ता है, ये रूस देश का 70% हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है और लगभग वही 30% हिस्सा इसका आपका यूरोप में आता है। इसलिए रूस देश को यूरेशियाई देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल डेडेस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है 29 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसका संबंध पीसी महालनोबिस से होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, फोन पे में हाल ही में यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो इसका जो आंसर है आईसीआईसीआई बैंक होगा, बी नंबर इसका ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें बम्बई में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसकी जो सीईओ है संदीप बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व से के संबंधित किया है किस चीज़ को? तो इसका ऑप्शन है वृक्षारोपण। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा वृक्षारोपण। अब वृक्षारोपण की जैसे अगर बात करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंस को थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। वृक्षारोपण में क्या है कि दुनिया की समस्याएं बहुत सारी होती है, उसमें से जो एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय होना भी एक बड़ी समस्या है। इसको बचाने के लिए सबसे अच्छा जो कारगर माना गया वो वृक्षारोपण को माना गया। तो वृक्षारोपण से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि भारत में वृक्षारोपण से संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आते हैं, ध्यान रखें इसमें। जैसे ये इधर हम भारत को अपने ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, भारत में मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ज़्यादा वृक्षावरण कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर फिर महाराष्ट्र लगा दिया जाता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? तो फिर इसका आंसर आपका मिजोरम लगा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर आएगा सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत तो मिजोरम, सबसे ज़्यादा वन तो मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वृक्षावरण कहाँ पाया तो महाराष्ट्र हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता क्या है कि जब वन रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें इसका एक पैमाना होता है, और इसकी रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो सैटेलाइट्स के माध्यम से तैयार की जाती है। तो जब सैटेलाइट्स के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें क्या होता है कि सैटेलाइट से जब फोटो ली जाती है, जैसे मान लो इसमें ये वृक्ष बना हुआ है ये, तो अब ये वृक्ष है का पिक दिया हुआ है इसमें। अब इस वृक्ष की अगर मान लो सैटेलाइट से फ़ोटो ली जाएगी तो इसका नीचे वाला हिस्सा तो आएगा नहीं, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो छतरी टाइप का होता है, ये वाला हिस्सा आएगा। छतरी को हम लोग कैनोपी भी कह सकते हैं। तो जहाँ जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे वहाँ पर उतनी ज़्यादा कैनोपी में फ़ोटो आएंगी। तो होता क्या है कि इसका एक मानक बनाया गया है जब रिपोर्ट बनाई जाती है कि जैसे मान लो ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है पूरी, और इस 1 हेक्टेयर में अगर 10% से ज़्यादा अगर यहाँ पर कैनोपी पाई जाती है, 10% से ज़्यादा, तो ध्यान रखेंगे तो वो जो आपका एरिया होगा वो बनावरण वाला एरिया कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, वो एरिया क्या कहलाएगा? वो एरिया आपका बनावरण वाला कहलाता है। लेकिन अगर उसी प्रति 1 हेक्टेयर वाले क्षेत्र में वहाँ पर अगर 10% से कम कैनोपी पाई जा रही है, ये ध्यान रखना, कितने से 10% से अगर वहाँ पर कम कैनोपी पाई जा रही हैं, तो ध्यान रख, कैनोपी मतलब को हम वृक्ष छत्र कह सकते हैं हिंदी में। 10% से कम कैनोपी अगर पाई जा रही हैं तो वो वृक्षावरण वाला कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? वृक्षावरण वाला। ध्यान रखना सब लोग, तो वो जगह या वो राज्य वृक्षावरण वाला राज्य कहलाएगा। अब इसमें लोगों को होता है बहुत कन्फ्यूजन कि वृक्षावरण बनावरण, तो इसके कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि प्रति हेक्टेयर अगर 10% से ज़्यादा वन पाए जाएंगे तो वो बनावरण कहलाएगा, प्रति वन का मतलब कैनोपी, और 10% से कम कैनोपी पाई जाएंगी तो वो हो जाएगा आपका वृक्षावरण। तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कब हम वनावरण सोच लें, कब हम वृक्षावरण सोच लें। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसमें कभी कन्फ्यूजन हो तो आप एक पेड़ को वन नहीं कह सकते हो उसको, लेकिन उसको तुम वृक्ष कह सकते हो। तो बताइए वन कहाँ होगा? जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे, और वृक्षावरण कहाँ होगा? जहाँ कम पेड़ होंगे। तो एक पेड़ को वृक्ष कह सकते हो लेकिन वन नहीं कह सकते हो। तो हम लोग को मालूम है भारत में वनों का राज्य किसे कहा जाता है? एमपी को। तो जब कभी वनावरण आए तो आप मध्य प्रदेश लगाइएगा, जब वृक्षावरण आए तो महाराष्ट्र लगाइएगा। तो देखो अब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब इसमें देखेंगे कि भारत का सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का सभी वृक्षावरण वाला राज्य का जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। लेकिन अगर आएगा कम जगह में सबसे ज़्यादा वन, मतलब प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ जाएंगे, तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका जो आंसर है पीयूष गोयल जी ने भी की थी इसकी अध्यक्षता। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो इसका आंसर इनका हो जाएगा ये लेखक थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर है 29 जून को भी हम लोगों ने पार्लियामेंट दिवस को मनाया है। अब थोड़ा पार्लियामेंट के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें, इसको हिंदी में हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। ये भारत की संसद होगी। संसद की अगर मैप की अगर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ पर लगभग कुछ इस तरीके से अपने भारत का ऐसा मैप, पार्लियामेंट का ऐसे मैप होगा। ये दिल्ली में बनी हुई है। पार्लियामेंट इस तरीके से कुछ ऐसे। ओके, ये अपने भारत का पार्लियामेंट इसको बनाया हमने, और इसके दो सदन होते हैं। एक इसका जो सदन होगा वो लोकसभा सदन होता है। कौन सा होगा बताइए? लोकसभा सदन होगा। और दूसरा जो इसका सदन होता है वो राज्यसभा सदन होगा। दूसरा जिसका सदन होता है वो राज्यसभा सदन होगा। ध्यान रखना, इसमें ये जो लोकसभा सदन होता है वो प्रथम सदन माना जाता है। ये प्रथम सदन होगा और ये आपका द्वितीय सदन हो जाएगा। ये द्वितीय सदन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये प्रथम होते हुए भी आपका निम्न होता है, और ये द्वितीय सदन होते हुए भी ध्यान रखना ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और एक फार्मूला होता है, अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि उच्च बराबर 30। उच्च बराबर कितना होता है बताइए? 30, और निम्न बराबर 25। ये निम्न बराबर 25, उच्च बराबर 30। इसका मतलब ये होगा, अगर कोई व्यक्ति निम्न सदन में जाएगा तो उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जाएगा उस सदन में तो उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। अब देखो इसमें जो कुल जो अधिकतम सीटें की अगर कभी कभी क्वेश्चन इसमें बनता है, अगर आता है कि इसमें अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो ध्यान रखेंगे 545 सीटें इसमें होती है अधिकतम, सॉरी 552। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप लोग से बात की जाए कि वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी थी, इसका आंसर हो जाएगा 545 हो जाता है। ठीक है, और इसमें अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अगर पूछेगा राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, राज्यसभा अधिकतम सीटों की अगर बात करेगा तो हो जाएगा आपका 250,
252 मत लगाना, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अगर 552 तो 252 कर देते हैं, लेकिन 250 हो जाएंगी। लेकिन अगर वर्तमान समय की अगर कोई बात करेगा कि इसमें सीटें हैं कितनी राज्यसभा में, तो इसकी सीटें हो जाएंगी 245 हो जाएंगी। ठीक है, ये अपने भारत का पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट में क्या होता है, भारत में जितने भी नियम कानून बनते हैं केंद्र लेवल पर संसद में बनते हैं। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने 29 जून को पार्लियामेंट दिवस मनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इसकी सीरीज में हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे, आज के इसमें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका की लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरी दुनिया में जहाँ पर व्हाइट कलर देख रही है आपका, ये ज़मीन है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप होता है, इसमें शो नहीं हो पाया है। उसमें से ये एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा सबसे बड़ा होता है यूरोप, ये इतना यूरोप कॉन्टिनेंट होगा, और सातवां सबसे बड़ा होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा भी ऑस्ट्रेलिया होता है। तो उसमें से आप लोग जो ये लोकेशन जिसको मैं कवर कर दे रहा हूँ देख पा रहे हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ध्यान रखना, ये जो इतनी ज़मीन आप लोग देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड है। ये जो ग्रीनलैंड ज़मीन है आपकी, इसको लेके थोड़ा डाउट रहता है लोगों में कि अगर कहेगा कि ग्रीनलैंड को अगर पॉलिटिकली देखेंगे अगर हम लोग, तो वो यूरोप में आता है, क्योंकि यहाँ पर इस यूरोप कॉन्टिनेंट में एक डेनमार्क नाम का देश पड़ता है, उसका इस पे अधिकार है। तो राजनीतिक दृष्टि से जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है वो तो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में आएगा। लेकिन अगर फिजिकली देखेंगे तो ये ग्रीनलैंड जो द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा, वो आपका उत्तरी अमेरिका में आता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है। अगर आएगा कि राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड किस में आएगा, तो यूरोप में, और अगर आएगा कि भौतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड किस में आएगा, तो आपका उत्तरी अमेरिका में आएगा। इस उत्तरी अमेरिका में एक देश होता है अमेरिका। ध्यान रखना सब लोग कि उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, अमेरिका एक देश है। उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक अमेरिका देश पड़ता है, ये अमेरिका देश। अमेरिका फ़िलहाल 2 जगह उसकी स्थिति होती है। ये जो एरिया अलास्का वाला, ये भी अमेरिका है, और ये रियल अमेरिका यहाँ पर ऐसे होता है। तो जब हम ये बोलते हैं कि अमेरिका की स्थिति 2 जगह, तो लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो लोग थोड़ा उसका उल्टा तरीका ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये एक अमेरिका इतना हो गया और दूसरा अमेरिका ये हो गया। ऐसा नहीं होता है। उत्तरी अमेरिका एक अलग महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका अलग महाद्वीप है। यहाँ कुछ देश अलग हैं, वहाँ कुछ देश अलग हैं। ये जो अमेरिका देश पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका देश का दक्षिणी अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। ये अमेरिका देश जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर श्वेत अश्वेत को लेकर के झगड़ा हुआ था। एक अश्वेत व्यक्ति को मार दिया गया था, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को बंकर का सहारा लेना पड़ा था। बड़ा चर्चा का विषय रहा था। तो उस समय कुछ लोगों ने कुछ विरासतों को नुकसान पहुंचाया, तो उसमें स्मारकों का नाम लेकर के यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने उन लोगों को 10 साल की सज़ा का प्रावधान कराया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में द योगिनी लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर है आपका आदिशा दास हो जाएगा। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में है पुस्तक, समय मिले तो इसको खरीद के पढ़िएगा भी आप लोग। आदिशा दास। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है जर्मनी के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में 36वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। यहाँ पर आसियान लिखा होना चाहिए। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम में ये आयोजित हुआ है। आसियान के अगर हम लोग यहाँ पर आसियान लिखा नहीं ध्यान रखेंगे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। आसियान की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आसियान होना चाहिए ASEAN। आसियान का भी कितने नंबर का मीटिंग हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वियतनाम में हुआ है। अब आसियान की अगर हम लोग बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ध्यान रखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अभी 36वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। अब एशियान शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो इसमें जो ईस्ट शब्द लगा है ना, दक्षिण पूर्वी, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्वी देशों का। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन होता है, इसको हम लोग दक्षेस भी कह सकते हैं। तो अब देखेंगे इसमें ये एशिया ईस्ट का मतलब क्या होगा। तो जैसे कि ये जो पूरी दुनिया है, इसके अगर हम बीचों बीच में अगर हम पॉइंट रख दें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से, जैसे मैंने भी यहाँ पर पॉइंट रख दिया, तो ये पूरी दुनिया का ईस्ट होगा और ये पूरी दुनिया का वेस्ट हो जाएगा। इधर अगर हम लोग आएंगे तो ये पूरी दुनिया का वेस्ट हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो पूरी दुनिया का ये उत्तर, और इधर आएंगे तो ये पूरी दुनिया का दक्षिण हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूर्वी दुनिया इधर ये, और ये पश्चिमी दुनिया है। तो अपना भारत देश पूर्वी दुनिया में आता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें क्या करें, इसमें से एशिया कॉन्टिनेंट को अगर अलग से हम लोग कवर करें तो एक चीज़ हम लोग ध्यान रखना, दुनिया के हर छोटी से छोटी जगह की भी 4 दिशाएं होती हैं, आप लोगों ने रीजन में पढ़ा होगा। तो एशिया के बीच में अगर पॉइंट रखें तो ये आपका एशिया का ईस्ट होगा, और ये एशिया का आपका वेस्ट होगा, ये एशिया का नॉर्थ होगा, और ये एशिया का साउथ होगा। तो बताइए अपना भारत देश एशिया के साउथ में आएगा कि ईस्ट में कि वेस्ट में? तो अपना भारत देश दक्षिण एशिया, इसलिए अपना भारत देश दक्षिण एशियाई देश है। तो अब देखो ये तो आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, लेकिन ये दिशा कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट दिशा हो जाएगी। साउथ मतलब दक्षिण पूर्वी। तो ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जितने देश पड़ते उन लोगों ने मिलकर के ये ग्रुप बनाया, इसको हम लोग आसियान के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में इसकी मीटिंग संपन्न हुई थी, वो कहाँ पर हुई? वियतनाम में संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा सी रंगराजन को अभी हाल ही में पीसी महालनोबिस को क्या किया? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को दिया था। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 जून को गलवान घाटी में शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी को देने का वादा किया है? तो इसका जो आंसर था बिहार। मोस्टली जिन बच्चों ने इसका आंसर लिखा वो सही था, और हम कहना चाहेंगे आप सभी लोगों को, जो लोग भी हमारा लगातार वीडियोस देख रहे हैं, वो क्या किया करें, जब हम जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें उसका जो आंसर हो, जिस राज्य का भी हो, जिस संस्था का निकल कर गया है, जिस देश का निकल कर गया है, तो उस संस्था के बारे में, उस देश के बारे में जो आंसर आया है उसमें आप जितना ज़्यादा जानकारी आपके पास में, वो आप उसको लिखा करिए। अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे कोई चीज़ तो आँख का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कुछ कर्मेंद्रियाँ होती हैं, तो ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और कर्मेंद्रियाँ वो होती है जिससे हम लोग काम करते हैं। जैसे हाथ हमारा कर्मेंद्रिय होता है, और जब ज्ञानेंद्रियों प्लस कर्मेंद्रियों दोनों का आप प्रयोग करते हैं तो वो आपका जो ज्ञान होता है स्थायी होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम जब ऐसे पढ़ते हैं तो मुझे याद नहीं होता, लेकिन जब लिख के पढ़ते तो मुझे याद हो जाता है। तो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है, लॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल मतलब कॉन्सेप्ट है कि आप अगर पढ़ रहे भी, आंखों से देख भी रहे हैं, इसके साथ साथ लिखेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है। तो इसलिए आप हमेशा जो हम क्वेश्चन देते हैं उसको कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जितनी सारी आप लोग को जानकारी हुआ करे उसको आप लिखा करिए। आज अगला क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। हाल ही में PMMY के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने % की छूट देने का निर्णय किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।